लीगल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मामले की जो आपकी, हमारी, सबकी जो निजता या जिसे प्राइवेसी कहते हैं उससे जुड़ा हुआ मामला है। हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट ने यूआईडीएआई को एक आदेश दिया है कि वो एक वहां पे याचिका दाखिल हुई है मद्रास हाईकोर्ट में कि जो वहां का आधार का डेटा है और उससे जो फोन नंबर लिंक थे, सिर्फ उन नंबरों से ही कुछ एक पार्टी के लोगों के मैसेज उन फोन नंबर्स पे गए हैं। ये एक याचिका दाखिल हुई है। याचिका में ये आरोप है कि ऐसा हुआ है और वो सारे जो फोन नंबर्स है वो आधार से लिंक है। आरोप ये लगाया गया है कि आधार का डेटा लीक हुआ और उसके बाद ये एक पॉलिटिकल पार्टी ने इसको अंजाम दिया। इसको लेके हाईकोर्ट ने, मद्रास हाईकोर्ट ने यूआईडीआई को आदेश दिया है कि वो इसकी जांच करे और आगे बताए। हम इसी मुद्दे पे आज बात करेंगे कि जो हमारी निजता है, जो प्राइवेसी है, उसको लेके ये जो तमाम तरीके के चीजें आ रही हैं वो कितनी सुरक्षित है या नहीं है और इनका क्या नुकसान हो सकता है। फायदे जो है वो तो एक अलग चीज है, नुकसान क्या क्या हो सकता है। इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ साइबर क्राइम एक्सपर्ट अनुज अग्रवाल जी मौजूद है और साथ ही मौजूद है सीनियर एडवोकेट संजय चड्ढा जी। आप दोनों लोगों का द लीगल प्लेटफॉर्म में स्वागत है। अनुज जी, मैं सबसे पहले आपसे ही पूछूंगा कि जो आधार के डेटा का पहले भी एक विवाद हुआ था कुछ समय पहले और ये कहा गया था नहीं साहब ये पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन बीच बीच में ऐसी खबरें आती हैं। अब ये जो मामला आया है मद्रास हाईकोर्ट में, इसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि क्या वाकई आधार का डेटा सुरक्षित है या नहीं? नीरज जी, पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारे लिए यहाँ पर सुरक्षा का क्या मतलब है। अगर हमें सुरक्षा चौकीदारों से करनी है या हमें सुरक्षा बाहर के लोगों से करनी है, जो प्रश्न आपने अभी उठाया वो तो ऐसा लगता है कि चौकीदारों ने स्वयं उसमें कोई सेंध लगाने के प्रयास किए या उसकी सुरक्षा ना करते हुए उसका यूज दूसरी तरह से किया है। तो ये सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, ये तो एक प्रकार से ईमानदारी से जुड़ा हुआ मामला है कि जिस चीज को आपने स्वयं स्वीकार किया है कि हमें नहीं करनी है और अब जो लोग उसकी सुरक्षा में लग रहे हैं अगर वही ऐसा कर रहे हैं तो फिर ये असुरक्षित नहीं है, ये उनकी ईमानदारी का मामला है। ये पहले भी मैंने कई बार ये बात उठाई है कि भारत में सरकारें, और मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, कहीं ना कहीं अपनी मर्यादाओं में नहीं रहती हैं और क्षणिक लाभ के लिए ऐसे काम करती हैं कि जनता में उनकी जो ईमानदारी है उस पर शक किया जाता है। अब वो उसको किस लेवल से सैंक्शन मिला हुआ है ये कहना मुश्किल है कि वो क्या टॉप लेवल के लोगों को उसका पता भी है या नीचे के लोगों ने उसको अपने बॉसेस को खुश करने के लिए कोई ट्रिक चलाई है ना। तो ये जहां तक मैं समझता हूं कि आधार का डेटा है वो बाहर नहीं गया है, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोगों ने किसी प्रकार से अपने आकाओं को खुश करने के लिए ऐसा कोई प्रयास कर दिया हो जो कि ऑब्वियसली अनएथिकल है और जो कि सैंक्शन नहीं कहा जा सकता कानूनी तौर पे भी और वैचारिक तौर पर भी इसको सैंक्शन नहीं दी जा सकती। जब भी हम सभी नागरिक रेजिडेंट अपना डेटा यूआईडीआई को देते हैं तो ये बिल्कुल अंडरस्टूड है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश में जिसमें उन्होंने निजता को एक फंडामेंटल राइट घोषित किया पुट्टास्वामी केस में, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि इस डेटा की पूरी तरह से निजता की सुरक्षा की जाएगी और उसे किसी भी प्रकार के पार्टी या सरकारी काम में अदर देन सैंक्शन, जो भी चीज सैंक्शन हो चुकी है लीगली कानून के द्वारा या उस जजमेंट के द्वारा, कहीं भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जी जी संजय जी, मैं इससे एक स्टेप आगे बढ़ता हूं। मान लीजिए डेटा लीक हुआ, जो भी इंफॉर्मेशन है वो कहीं बाहर जाती है। अब ये तय प्रूव भी हो जाता है कि हाँ इंफॉर्मेशन बाहर गई। जो दोषी लोग हैं वो किस तरीके की कानून के तहत आएंगे और उनके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, बाकी सवालों में बाद में आऊंगा। बिल्कुल ठीक है। मैं सबसे पहले कानून की व्यवस्था आपको, जैसा आपने जानना चाहा, हमारे यहाँ पे पहली बात तो जैसा अनुज जी ने कहा कि
एक जजमेंट आया था, जस्टिस के.एस. पुट्टस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 9 बेंच जजेस था, 9 जजेस थे उसमें। उन्होंने उस ऑर्डर को पास किया था, राइट टू प्राइवेसी का आधार के ऊपर खास तौर पे वर्णित किया गया था। 2016 में आधार एक्ट बना और आधार एक्ट में बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि सेक्शन 28 ऑफ आधार एक्ट जो है वो कहता है कि ये ड्यूटी है सरकार की कि वो इस डाटा को, जो चीजें हैं उस डाटा को प्रोटेक्ट करके रखे। ये एक ड्यूटी है, नंबर 1। नंबर 2, अगर ये लीक हो जाता है, चोरी हो जाता है, किसी तरीके से मिसयूज होता है, तो उसके लिए बहुत सख्त प्रोविजन है, आपको मैं बताना चाहता हूं। सेक्शन 38 ऑफ द सेम एक्ट, उसमें स्पेसिफाइड प्रोवाइड किया गया है और जिसमें सजा का प्रावधान है। 3 साल की सजा हो सकती है और 10 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना भी किया जा सकता है। 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी किया जा सकता है अनऑथराइज एक्सेस मात्र के लिए। तो ये अगर कानून की व्यवस्था आप पूछे तो वो ये है। और इसमें हमने देखा कि ये कोई आज, नीरज जी, पहली बार ये चीज नहीं उठ के आई है कि आधार का डाटा लीक हुआ है। मुझे याद आता है एक केस था आईटी ग्रिड, तेलंगाना में उसकी एफआईआर हुई थी और जहां पे ये सिमिलरली यही एलिगेशन था कि आधार की जो डाटा है उसको लीक किया गया है, उसको यूज किया गया। और उस केस में एफआईआर भी हुई, इन्वेस्टिगेशन भी हुआ और उसमें यह पाया गया कि जो संस्था थी, ये एक प्राइवेट संस्था थी, आईटी ग्रिड उसका नाम था, उसके पास जरूरत से ज्यादा डाटा प्राप्त किया गया था और उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। आई एम जस्ट मेंशनिंग यू कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ और ये मेरा मानना है बहुत बहुत ही, जिसे कहना चाहिए कि परेशान करने वाला चीज हुई है, जिसपे हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने संज्ञान भी लिया है। जी 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 अनुज जी, मैं ये जो अभी डेटा लीक की बात चल रही है, जिस तरीके से डेटा लीक हो रहा है, अगर ये, जैसा कि आपने भी बात की थी, भरोसा तोड़ने वाली बात है, ईमानदारी की बात है, जो भरोसा तोड़ने वाली बात है, क्या वो 3 साल की कैद या 10 लाख रुपए जुर्माने से पूरी हो जाती है? देखिए, कानून तो अपनी व्यवस्था इसी प्रकार से देता है कि भाई अगर आप कोई कानून को तोड़ते हैं, जिसमें भरोसा तोड़ना भी एक कानून का हिस्सा है, आईपीसी में भी 406 में इसका जिक्र है, इसके बारे में प्रोविजन है, वहां भी 3 साल की सजा का प्रावधान है। अब ये बात तो ठीक है कि किसी का कोई भरोसा तोड़ता है तो दिस क्रिएट्स ए लाइफ टाइम स्केयर, जिंदगी भर वो एक मानस पटल पे रहता है। लेकिन ऑब्वियसली कानून तो इसी प्रकार से काम करता है कि वो कैटेगराइज करता है कि भाई किस प्रकार का अपराध है और उसमें कितनी सजा दी जाए, क्योंकि कानून खाली इमोशन पे तो नहीं चलता है, पर कानून तो एक ठोस प्रक्रिया पे चलता है। बट ये जरूर है कि अगर इस प्रकार के काम होते रहेंगे तो सरकार की क्रेडिबिलिटी, सरकारी इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी कम होती जाएगी और ये अल्टीमेटली एक जो हमारी डेमोक्रेसी है, जो एक सफल डेमोक्रेसी अभी तक रही है पिछले 70 सालों में, ये कहीं ना कहीं उसके आधार को हिलाती है। क्योंकि डेमोक्रेसी की सफलता का जो आधार है वो जनता का संस्थाओं में, सरकारों में भरोसा है। पार्टी का, अगर मैं फिर ये स्पष्ट करूंगा कि इसका किसी पार्टी से मतलब नहीं है, सरकार एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। पार्टी आती है जाती है, लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन जो एक सरकार, एक संस्था है, उस पर जो लोगों का भरोसा है वो बना रहे और बना रहेगा तो हमारी जो डेमोक्रेसी है वो फलती फूलती रहेगी, जो हम सभी के विकास के लिए बड़ी अच्छी चीज है। आज अगर हम देखें कि हमारे जो सब कॉन्टिनेंट है, भारत ही एकमात्र ऐसी डेमोक्रेसी है जिसके बारे में कहा जा सकता है कि वो अनइंटरप्टेड आजादी के बाद से चल रही है और उसमें विरोधाभास रहे हैं, अलग अलग गुट हैं, अलग अलग लोगों की सोच है, लेकिन डेमोक्रेसी एज सच सभी उसको स्वीकार कर रहे हैं और सभी चला रहे हैं। तो जब इस प्रकार की बातें बढ़ेंगे तो लोगों का सरकारी संस्थाओं में भरोसा टूटेगा और हमारी जो सबसे चेरिश्ड ड्रीम है, चेरिश्ड ऑब्जेक्टिव है, अचीवमेंट है डेमोक्रेसी की, उस पे नुकसान पहुंचेगा और जो कि बहुत ही लॉन्ग टर्म होगा। वो किसी भी सजा, 3 साल 6 साल उम्र कैद वगैरह से वो भरोसा नहीं प्राप्त किया जा सकता और इस पर संज्ञान लेना चाहिए
इस पर चिंतन मनन करते हुए ये क्षणिक लाभ के लिए इतना बड़ा नुकसान अगर हो रहा है तो वो बहुत ज्यादा है, इसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। किसी की सरकार बनती है या नहीं बनती है वो तो एक छोटा मोटा फायदा नुकसान है, लेकिन लोगों का और आम व्यक्तियों का भरोसा टूटता है तो ये तो बहुत बड़ा नुकसान हमारे समाज को और देश को होने वाला है। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुछ खास चीजों को छोड़कर और खासकर जो सरकार की जो योजनाएं हैं उनके अलावा बाकी जगह आधार को देना जरूरी नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा हुआ है। लेकिन आप देखिए जो आम जिंदगी, आप कहीं भी जाइए, आप गाड़ी खरीदने जाइए, आप कोई सिम कार्ड के लिए जाइए या आप बैंक में जाइए, हर जगह आता है कि आधार दीजिए। मैं आज का ही किस्सा बताता हूँ, मैं यहाँ लाइसेंस के लिए गया था अपने रिन्यूअल के लिए, उसमें कहा आप आधार दीजिए। अब ये सारी चीजें हैं, तो सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि जो हम आधार का अपना रिकॉर्ड दे रहे हैं उसकी सेफ्टी क्या है, उसकी सेफ्टी का कहीं कोई वो नहीं है, तो इसके लिए क्या कुछ आपके हिसाब से होना चाहिए? देखिए, जहां तक इस प्रकार के डेटा की आवश्यकता का सवाल है तो ये सभी डिपार्टमेंट्स वालों ने, प्राइवेट कंपनियों ने अपने अपने नियम बना रखे हैं। जैसा कि चड्ढा साहब ने भी स्पष्ट किया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है कि कोई आपको अदर देन वेलफेयर स्कीम फोर्स करेगा कि भाई आप ये आधार दीजिए। जो दूसरी आईडीज हैं, मान लीजिए वोटर कार्ड है, आप वो भी दे सकते हैं, वो इक्वली मान्य है या वो बेटर है एक्चुअली, बट वो एक परंपरा सी बन गई है और कोई ज्यादा बहस करता नहीं है तो लोग दिए जा रहे हैं। हाँ, जहां तक सुरक्षा का सवाल है, इसमें निश्चित रूप से पहले भी जैसे कि आपने तेलंगाना का, आंध्रा का एक उदाहरण दिया, वहां पर ब्रीच हुआ, तो जो भी लोग इसको ले रहे हैं उनके ऊपर आईटी एक्ट के धारा 43 के तहत बहुत ही स्ट्रिंजेंट पेनाल्टी और कंपनसेशन का अरेंजमेंट है। और इसमें धारा 72A का भी प्रावधान लागू होता है जिसमें कई साल की सजा है। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वगैरह जो 406 आईपीसी में है वो तो है ही है, वो तो हर जगह ही है। भाई हमने आपको कॉन्फिडेंस में चीज दी है तो वो आपको रखनी ही रखनी है, उसको कॉन्फिडेंशियल, उसको किसी को आप शेयर नहीं कर सकते हमारी मर्जी, लिखित मर्जी के बिना। तो ये बिल्कुल कानूनी प्रावधान है। सवाल ये है कि उनको किस प्रकार से एक आम आदमी प्रभावी रूप से इस्तेमाल कर पाए, और इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो हमारा डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो कि अभी पार्लियामेंट के सामने है, उसमें पहले यह प्रावधान था कि अगर किसी का डेटा ब्रीच होता है तो वो जाके पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर सकता है, लेकिन लोगों ने उसे डीक्रिमिनलाइजेशन के नाम पर वो प्रावधान हटवा दिया। अब सिर्फ जो अथॉरिटी दिल्ली में बैठी है उसके लिए स्पेशल अथॉरिटी बनाई जाएगी, वहां पर ये मामले आ सकते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि गया बिहार में रहने वाला या नांदेड़ महाराष्ट्र में रहने वाला कोई व्यक्ति जिसकी निजता का हनन होता है इस प्रकार से, तो क्या बेचारा दिल्ली में आके ये मामला फाइल कर पाएगा? और वो बड़े बड़े वकीलों की फौज जो कि सरकार या गूगल खड़ी करेगी उनका मुकाबला कर पाएगा? तो इस प्रकार से एक प्रकार से जिसे हम कहते हैं आम आदमी को आपने डिफेम कर दिया, उसकी जो निजता है उसकी कोई वैल्यू नहीं रही। वो तो ज्यादा से ज्यादा अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर ही कंप्लेंट कर सकता है। क्रिमिनल लॉ प्रोसीजर का जो बेसिक एडवांटेज आम आदमी को है वो ये है कि आपने एक सरकार की बनाई हुई संस्था पुलिस, उसको आपने कंप्लेंट दे दी, उसके बाद ये मामला पुलिस और अक्यूज्ड के बीच में रह जाता है। पुलिस चूंकि बहुत बड़ी संस्था है तो वो एक प्रकार से बड़े अक्यूज का मुकाबला कर सकती है। वो आम आदमी की कहां बस की बात है कि यार वो बड़ी बड़ी कंपनी और सरकार से मुकाबला करेगी कानून में और दिल्ली में आकर कंप्लेंट करेगी। तो ये बहुत लचर है यहाँ पे व्यवस्था, और इसीलिए आम आदमी की निजता का आज इस देश में हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी कोई खास वैल्यू मुझे दिख नहीं रही है, ऐसा मेरा मानना है। जी 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 संजय जी, जो आधार का डेटा है या और कोई भी आपका प्राइवेट डेटा है, इवन मेरा मानना है कि इवन कहीं पैन नंबर है या आपका वोटर आईडी कार्ड है, वो भी एक तरीके से आपका निजी मामला ही है। इन सारी चीजों को लेके कितना इस पे सरकारों का दबाव या सरकारों का आधिपत्य है जिसे कहना चाहिए, उस आधिपत्य का बेजा इस्तेमाल होने का कितनी आशंका है? देखिए, जैसा कि फिर मैं कहूंगा कंटिन्यूएशन में ही अनुज जी ने जैसा कहा कि बेजा इस्तेमाल तो होता दिख रहा है, और जब बेजा इस्तेमाल होता दिख रहा है तो बात
पुनः उसी बात पे आती है कि कैसे वो नांदेड़ वाला व्यक्ति या दूर दराज केरल में कोई बैठा हुआ व्यक्ति या जम्मू कश्मीर में बैठा हुआ व्यक्ति जब अपने इस अधिकार का, जिसे कि फंडामेंटल राइट दिया गया है, इसी देखिए एक जजमेंट हुआ करता था जिसको ओवर रूल किया गया था के एस पुट्टुस्वामी जजमेंट में, और कहा गया था कि आर्टिकल 21 में निहित है निजता का अधिकार। आर्टिकल 21 जो कि मोस्ट फंडामेंटल ऑफ द ऑल फंडामेंटल राइट्स है। तो सबसे अहम बात। नंबर दूसरी बात, अगर इस तरह से हनन होता जाएगा तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि ये इट इज नॉट इन गुड स्पिरिट। जैसा कि अभी बताया कि सब कॉन्टिनेंट में डेमोक्रेसी हमारी प्रिवेल कर रही है। अरे मैं कह रहा हूं, ये सब कॉन्टिनेंट नहीं, विश्व का सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है हम लोग, और वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के लिए एक एक व्यक्ति को स्ट्रांग होना, उसके अगर निजता का हनन होता है तो ये कानून के खिलाफ है, देश की डेमोक्रेसी के खिलाफ है। और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस चीज का, जैसे कि अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है, इस चीज का बहुत बहुत सख्ती से संज्ञान लिया जाना चाहिए। और ऐसे व्यक्तियों को न केवल आधार एक्ट में, आईटी एक्ट में, आईपीसी, तीनों इन पे लागू होंगे, और तीनों के हिसाब से ये 3 साल की सजा नहीं होगी, इनको सजा ज्यादा होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर इसी वक्त समय रहते हम लोग अगर एक्शन नहीं लेंगे, सरकार अगर इस वक्त इसको सख्ती से नहीं कुचलेगी, सख्त कदम नहीं उठाए जाएंगे, तो ये चीज बढ़ती जाएगी धीमे 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 धीमे, एक जिसे कहते हैं दीमक की तरह हमारे सिस्टम में लग जाएगी, जो कि बहुत गलत होगा। और एक चीज जिससे मैं 100% इत्तेफाक रखता हूं वो है, अगर इस देश की सिस्टम पे, इस देश के जो सेटअप्स हैं, जुडिशरी और इन तमाम चीजों के ऊपर से व्यक्तियों का अगर जो भरोसा है वो उठ गया, तो ये सबसे दुखद होगा और डेमोक्रेसी के लिए सबसे परास्त करने वाला एक शब्द होगा मेरे ख्याल से। जी जी जी। अनुज जी, एक सवाल, बहुत जब लोगों की निजता की बात होती है, इसकी बात की जाती, तो एक सवाल जो आम दलील दी जाती वो ये दी जाती कि अरे आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हो, उसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन डालते हैं कि नहीं डालते, आप उसको अपनी एक्सेस देते हैं कि नहीं देते हैं। इस दलील को, और जो आधार से डेटा है जो आप कागज देते हैं आधार का, उनको आप कोई मेल देखते हैं उसमें, या दो अलग अलग चीजें? देखिए, ये तो बड़ा बढ़िया आपने सवाल पूछा, और स्वयं सरकार ने इस चीज का संज्ञान लिया कि बहुत सारे एप्स लोगों की निजता का हनन कर रहे हैं, और ये कहते हुए उन्होंने कई सौ चाइनीज एप्स पर बैन लगाया, और उन्होंने ये कहा कि वो लोगों की वो गुमराह कर रहे हैं और जरूरत से ज्यादा उनकी जानकारी ले रहे हैं, और उनकी जो निजी जानकारी ली जा रही है उसकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, कोई पता नहीं चल रहा है। यही कहते हुए तो उन्होंने उन एप्स पे बैन लगाया है, और क्या रीजन है बैन लगाया है। तो ये तो बात सरकार ने सुनी, स्वयं सरकार स्वीकार की है कि लोगों की निजता इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए उन एप्स पे बैन लगाया गया। और जो भी लोग जानकारी प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्होंने, सरकार ने ये माना कि भाई उसकी सुरक्षा करना ये सरकार की और हर उस संस्था की जो ये जानकारी ले रही है जिम्मेदारी है। मगर उससे सरकार बच कहां सकती है, क्योंकि नियम सरकार के लिए अलग तो हो नहीं सकते। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया उसमें उन्होंने ऐसा कहा कि सरकार जो मर्जी चाहे करे और ये नियम बाकी लोगों पे लागू होगा। हमारे यहाँ जो संविधान भी है और जो फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट का मैकेनिज्म है, वो यही तो कहता है कि भाई सरकार चूंकि इतनी बड़ी संस्था है, एक ओवर राइडिंग, ओवर रीच है, उसकी पावर है, उसके खिलाफ आम आदमी की तो कोई औकात नहीं है। इसीलिए तो उन्होंने आर्टिकल 32 में फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ रिट्स का प्रोविजन दिया। तो ये जो नियम है सरकार उसे मान चुकी है अपनी बातों से, उसे आई थिंक सिर्फ पालन करने की देरी है, उसमें उसे कोई छूट नहीं मिली हुई है कि वो जो चाहे करे और बाकी लोगों पे वो नियम लागू होगा, ऐसा तो मेरे हिसाब से नहीं है। जी जी। संजय जी, एक आखिरी सवाल, बात फंडामेंटल राइट की हो रही है। एक फंडामेंटल राइट आपको दिया गया, लेकिन जो असली उसका पर्पस था वो पर्पस खत्म हो गया, क्योंकि आपकी निजता ही खत्म हो गई जब आपकी जानकारी सबको है। तो उस फंडामेंटल राइट का मतलब क्या रह गया, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि एक संक्षेप में अगर आप बता सके कि जो आधार का डेटा है जिसमें फिंगरप्रिंट्स और आईरिस है, इसको लेके किस तरीके का क्रिमिनल जो
क्रिमिनल जो फायदा उठा सकते हैं वो क्या पॉसिबल है वो? ये दो चीजें हैं। देखिए, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा जो अभी क्या हुआ है, किस केस में सरकार हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है। कोई भी डाटा, इवन अगर देखिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात हम लोग करते हैं, इलेक्शन डेमोक्रेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या अगर एसएमएसेस और इंफॉर्मेशन और वीडियोस लोगों को अनवांटेड वे में दिए जाएंगे जो उनको इन्फ्लुएंस करेंगे, क्या वो फ्री या फेयर इलेक्शन हो पाएगा? गलत। छोटी सी चाहे चीज है, चाहे छोटी चीज हो चाहे बड़ी हो, चाहे उससे आपका डाटा निकाल के कोई साइबर क्राइम किया जाए, चाहे उस डाटा को इस्तेमाल करके आपके बैंक से पैसा निकाल लिया जाए, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। और ये जिसकी अपनी एक चाहे क्षणिक ही वैल्यू है, उसी वक्त की वैल्यू है नंबर 1, और बहुत छोटी वैल्यू, लेकिन वैल्यू है, उसकी इंपॉर्टेंस है, उसका ये महत्व है कि जो हमारा जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो कहते हैं कि हमारा डेमोक्रेसी का ढांचा है, उसको ये हिलाता है, उसको शेकन करता है, उसको शेकन करता है। तो इसलिए ये बहुत अहम है और इसको छोटे में नहीं लेना चाहिए। और मुझे बड़ा अफसोस है, देखिए 1 अप्रैल को ये जजमेंट आया था। आप ये बताइए किस मीडिया हाउस ने, किस व्यक्ति ने इस इंपॉर्टेंट इशू पे डिस्कशन किया? कहीं कोई डिस्कशन नहीं हुआ। जी 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 अनुज अग्रवाल जी और संजय चड्ढा जी, आप दोनों लोगों का द लीगल प्लेटफॉर्म से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये अनुज अग्रवाल जी और संजय चड्ढा जी ने बताया कि जो आधार का डेटा लीक होना है ये एक बहुत ही गंभीर बात है और सरकारों को इस पर ध्यान देना होगा, अदरवाइज सरकारों की क्रेडिबिलिटी कहीं ना कहीं खतरे में पड़ेगी। हम जल्दी ही एक नए मुद्दे पे एक नई शख्सियत के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।